बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। रिसर्च मेथड्स एंड डाटा एनालिसिस में हम रिसर्च प्रोसेस देख रहे थे और आज उसका पार्ट 4 है। और जैसा कि हमारे सब्जेक्ट का नाम भी रिसर्च मेथड्स एंड डाटा एनालिसिस, तो रिसर्च प्रोसेस में डाटा एनालिसिस का भी एक स्टेप आता है। तो आज ये वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है, तो आज यही हमारा रिसर्च प्रोसेस में यही टॉपिक है मेजर। जैसे हमने लास्ट टाइम ये कलेक्टिंग डाटा तक पढ़ लिया था, ठीक है जी। आज जो दो टॉपिक्स रह गए हैं वो प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डाटा है और राइटिंग द रिपोर्ट। तो जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डाटा, इसमें हम जो डाटा कलेक्ट कर चुके होते हैं प्रीवियस स्टेप में, ठीक है जी, जो हमने डाटा कलेक्ट किया है हमने उस डाटा के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करनी है, उसमें से कुछ हमने मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन लेके आनी है ताकि हम जो हमारे ऑडियंस हैं जिनके लिए हम रिसर्च कर रहे हैं, अगर आप डिग्री ऑब्टेन करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं तो जो आपके सुपरवाइज़र्स हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, या फिर अगर आपने कोई पेपर पब्लिश करना है तो आप किसी जर्नल किसी पब्लिक के लिए आप वो रिजल्ट्स प्रेजेंट करने हैं आपने, तो जो डाटा कलेक्ट किया है उसमें से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन आप निकालते हैं एनालिसिस के बाद ताकि आप प्रेजेंट कर सकें, आप अपने स्टांस को, अपने हाइपोथेसिस को, अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर सकें। आफ्टर कलेक्टिंग डाटा, द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग रॉ डाटा इनटू मीनिंगफुल स्टेटमेंट इंक्लूड्स डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस एंड डाटा इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन। आप डाटा को प्रोसेस करते हैं, ठीक है जी, कलेक्टेड डाटा को, उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं एंड प्रेजेंट करते हैं। इंटरप्रिटेशन से मुराद ये है कि उसको एनालिसिस करने के बाद आपने उसको अब जो डाटा एनालिसिस है उसमें सम टाइम कुछ टेक्निकल टर्म्स भी आएंगी, ठीक है। आपने उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज में या ऐसे अंदाज में कि बिल्कुल एक नोविस पर्सन जिसको कोई आइडिया नहीं है टेक्निकलिटी का, जिसको एनालिसिस डाटा एनालिसिस का नहीं पता, उसको भी समझ आ जाए कि आपका एनालिसिस क्या कहता है, आपके एनालिसिस की का रिज़ल्ट क्या है। फिर आप उस इंटरप्रिटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं इन अ सूटेबल फॉर्मेट। उसके लिए कोई चार्ट्स बना सकते हैं आप, कोई ग्राफ बना सकते हैं आप, कुछ और इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के हमारे डिफरेंट टूल्स हैं डाटा रिप्रेजेंटेशन के, डाटा प्रेजेंटेशन के, वो आप यूज़ कर लेते हैं। डाटा प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग इन्वॉल्व्स कोडिंग, डाटा एंट्री, एडिटिंग एंड डाटा एनालिसिस। तो इसमें फिर फर्दर ये प्रोसेसिंग में 4 स्टेप्स आ जाते हैं। डाटा कोडिंग है, डाटा एंट्री है, डाटा एडिटिंग है, डाटा एनालिसिस है, और हर स्टेज पे आप एरर वगैरह चेक करते हैं और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप उसको कंसोलिडेट करते रहते हैं। अब ये कोडिंग, डाटा एंट्री और ये इनसे क्या मुराद है ये हम देखते हैं। कोडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड असाइनिंग अ न्यूमेरिकल स्कोर और अदर करेक्टर सैम्बल टू डाटा। अब हमारे पास जो डाटा आता है, ठीक है जी, उसको आपने कोई कोई स्कोर, न्यूमेरिकल स्कोर असाइन करना होता है, ठीक है। कोड्स आर द रूल्स फॉर इंटरप्रेटिंग, क्लासीफाइंग एंड रिकॉर्डिंग डाटा। जैसे एग्जांपल से आपको मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। फ़र्ज़ करें, हाउ मैनी ईयर्स हैव यू बीन प्लेइंग टेनिस ऑन रेगुलर बेसिस। ये आपने कोई क्वेश्चनरी बनाया पब्लिक से पूछने के लिए, यहाँ पे नंबर ऑफ़ ईयर्स, वो जो भी रिस्पोंडेंट है वो नंबर ऑफ़ ईयर यहाँ पे लिख देगा, ठीक है जी। व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ़ प्ले, ठीक है। अब ये हमने कोड्स बनाए हैं, ठीक है जी, हमने डिफरेंट कोड्स असाइन कर दिए कैटेगराइज करने के लिए। अगर तो वो नॉविस है, बिल्कुल नया प्लेयर है, तो वो यहाँ पे टिक कर देगा, ठीक है। अगर वो लोअर इंटरमीडिएट है तो वो उसको यहाँ पे टिक कर देगा, एंड सो ऑन। अपर इंटरमीडिएट, एडवांस्ड, एक्सपर्ट, टीचिंग, प्रो या कोचिंग, तो जिस भी लेवल पे वो टेनिस प्ले कर रहा है वो वहाँ पे टिक कर देगा और हमें आइडिया हो जाएगा। इस तरह की और भी बेशुमार क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चनरी में, ठीक है। इन द लास्ट 12 मंथ्स हैज़ योर लेवल ऑफ प्ले इम्प्रूव्ड, रिमेन्ड द सेम और डिक्रीज। तो हम ये एक और क्वेश्चन है, ठीक है जी, जिसमें हमने पूछा कि आपने 12 मंथ में इम्प्रूव किया है या कि आपकी परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हुई है। तो ये कोड्स हमने असाइन किए हुए हैं। इम्प्रूव के लिए कोड 1 है, रिमेंड सेम के लिए कोड 2 है, डिक्रीज़ के लिए कोड 3 है, एंड सो ऑन। तो ये हम डाटा जब कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन से पहले हम समटाइम कोड्स भी उसको असाइन करते हैं ताकि उसको एनालिसिस करने में आसानी रहे, ठीक है जी। तो इस तरह के कई एक क्वेश्चंस हो सकते हैं।
अब फिर एक और एग्जांपल देख लें, आई बिलीव पीपल जज योर सक्सेस बाय द काइंड ऑफ कार यू ड्राइव। तो इसमें हमने ये एक कोड असाइन कर दिया, स्ट्रांगली एग्री को 5 कोड दे दिया, स्लाइटली एग्री को 4। तो इस तरह से ये ख़ास तौर पे जब हम सर्वे स्टडी कर रहे होते हैं ना, सर्वे बेस्ड स्टडी, उसमें ये डाटा कलेक्शन और डाटा प्रोसेस एक उसमें ये सारी चीज़ें आपकी यूज़ हो जाती हैं। फिर कुछ काइंड ऑफ स्टडीज़ ऐसी हैं जैसे एक्सपेरिमेंट है, वो फील्ड टू फील्ड उसमें डाटा कलेक्शन और उसमें डाटा एनालिसिस सम टाइम वेरी कर सकता है। ठीक है। फिर आपके जो इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं, जैसे हमारा कंप्यूटर साइंस है, उसमें सिमुलेशन मॉडलिंग वो सेपरेट पूरा एक समझ लें एक प्रोसेस होगा सिमुलेशन करने के लिए, मॉडल करने के लिए। मॉडल कहते हैं कि रियल वर्ल्ड को आपने कोई भी रियल वर्ल्ड में कोई भी एक एनवायरनमेंट है उसको आपने मॉडल करना है, मतलब कंप्यूटर में आपने उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मॉडलिंग। फिर कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करने के बाद उसने आपने उसकी सिमुलेशन दिखानी है, उसकी वर्किंग, उसकी सारी परफॉर्मेंस शो करवानी है। तो जितने भी हमारे स्टडी डिज़ाइन है उसमें हर एक में काम करने का तरीका मतलब डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर ये सर्वेज की बेस पे या फिर एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे सम टाइम जो आप डाटा कलेक्ट करते हैं उस डाटा को एनालाइज करने के लिए आपको टेक्निक्स बताई जा रही हैं कि आप किस तरह से डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, कोडिंग, एडिटिंग वगैरह। Data entry or recording is the process of using computer to convert original codes used for raw data to codes that are more suitable for analysis। फिर जो आपने डाटा कलेक्ट किया है उसको कोड्स की बेस पे यूज़र्स ने, आपके रिस्पोंडेंट्स ने रिस्पॉन्स किया है, फिर उसको आपने एंटर करना है कंप्यूटर में फॉर फर्दर एनालिसिस। और इस फॉर्मेट में आप उसको कंप्यूटर में एडिट करेंगे या एंटर करेंगे कि वो एनालिसिस के लिए सूटेबल रहे। Data are edited to ensure consistency across respondents and to locate omissions if any। फिर जो डिफरेंट हमारे रिस्पोंडेंट्स हैं जिन्होंने कोई हमें सर्वे फिल किए हैं या फिर हमें रिस्पॉन्सेज दिए हैं, उनमें कई एक इनकन्सिस्टेंसीज आ सकती हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल जो प्रीवियस आपको क्वेश्चंस बताए थे, जैसे इसी की बात कर रहे हैं आप, ना ज़्यादा हम पिछली स्लाइड पे अगर नहीं जाते, तो ये आपके क्वेश्चनरी में एक क्वेश्चन था, किसी ने मिस्टेकनली क्या किया, स्लाइटली डिसएग्री पे भी उसने क्लिक कर दिया, स्लाइटली एग्री पे भी क्लिक कर दिया और स्लाइटली डिसएग्री पे भी क्लिक कर दिया। ठीक है, इस पे भी चेक कर दिया। अब ये जो उसने दो टिक किए हैं, तो इन दो की बजाय आप उस एक रिस्पॉन्स के ऊपर ये 3 पे क्लिक कर सकते हैं, विच इज़ नाइदर एग्री नॉर डिसएग्री। तो इस तरह की कोई अगर ओमिशंस हैं, कोई एरर्स हैं, कोई डेफिशिएंसीज हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई इनकन्सिस्टेंसीज हैं, तो आपने उनको चेक करके उनको देख के तो फिर आपने डाटा को एडिट भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, रिस्पॉन्सेज को किसी हद तक, लेकिन फेयर तरीके से। ये ना हो कि आप अपनी मर्जी का रिजल्ट लेने के लिए डाटा को एंटायरली चेंज कर दें। एंटायरली चेंज नहीं करना, जो रिस्पोंडेंट्स ने कहीं पे इनकन्सिस्टेंसीज छोड़ दी हैं, कोई प्रॉब्लम्स, कोई एरर्स छोड़ दी हैं, उनको आपने सही करने की कोशिश करनी है इन ट्रू सेंस। In survey data, editing reduces errors in the recoding, improves legibility and clarifies unclear and inappropriate responses। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी है ये प्रीवियस, कि अगर उसने 2 जगह पे टिक किया था तो ये अनक्लियर था, इनकंसिस्टेंट था। आपने क्या किया, इस एक रिस्पॉन्स को आपने ये इन दोनों को भी क्रॉस कर दिया, यानी कि यूँ समझ लें कि ये टिक किए ही नहीं गए थे, आपने 3 पे चेक कर दिया। ठीक है जी। तो स्लाइटली एग्री, स्लाइटली डिसएग्री से मुराद यही है, नाइदर एग्री नॉर डिसएग्री। ठीक है। तो इस तरह की और भी, मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया, इस तरह की और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, तो उनको आपने उन प्रॉब्लम्स को आपने टैकल करने की कोशिश करनी है। डाटा एनालिसिस की हम बात कर रहे थे, प्रोसेसिंग एंड डाटा एनालिसिस, और इसमें फर्दर फिर आ जाता है बिकॉज इट इज़ इम्प्रैक्टिकल टू प्लेस रॉ डाटा इनटू अ रिपोर्ट। जो आप थीसिस लिख रहे हैं, रिपोर्ट से मुराद आपका थीसिस। अगर आप थीसिस लिख रहे हैं, अगर आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, तो उसमें हम रॉ डाटा नहीं इंक्लूड करते। ठीक है जी। आप क्या करते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कोड्स आर यूज टू रिड्यूस द रिस्पॉन्सेज टू अ मोर मैनेजेबल फॉर्म एंड फॉर स्टोरेज एंड फर्दर प्रोसेसिंग। आप एक रॉ डाटा की बजाय जो रिस्पॉन्सेज आप ले रहे हैं वो कोड्स की सूरत में ले रहे हैं, ताकि उसको प्रोसेस कर सकें, और फिर प्रोसेस करने के बाद आपने अपनी रिपोर्ट में रिजल्ट देने होते हैं। दिस कोडिंग प्रोसेस फैसिलिटेट्स प्रोसेसिंग द डाटा,
द पर्सनल कंप्यूटर ऑफर्स एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी इन डाटा एडिटिंग एंड कोडिंग प्रोसेसेस। तो आपके जो कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, आप उनको यूज़ करते हुए डाटा एनालिसिस, डाटा प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। डाटा एनालिसिस यूजुअली इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग अक्यूमुलेटेड डाटा टू अ मैनेजेबल साइज। जो बहुत बड़ा हमारा डाटा होता है उसको हम समराइज वे में रिप्रेजेंट करते हैं। डेवलपिंग समरीज बनाते हैं। सर्चिंग फॉर पैटर्न्स जो कि रीडर्स के लिए यूज़फुल हों, जहाँ से उनको इंफॉर्मेशन ईजीली अंडरस्टैंड हो जाए। एंड अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। तो हमारे डाटा एनालिसिस में बड़ी हद तक, काफ़ी हद तक स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व होती है फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइंडिंग्स इन द लाइट ऑफ द रिसर्च क्वेश्चंस। तो थोड़ा सा मैं आपको बता भी दूं कि हमारे पास जो डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, जैसे यहाँ पर मैंने को 2-4 टेक्निक्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं टू रिप्रेजेंट अ बल्क ऑफ डाटा। हमारे पास अगर बहुत सारा डाटा है, बहुत सारे रिस्पॉन्सेज हैं, हम उसको एक मैनेजेबल साइज़ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शो करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी बताया गया था कि जो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डाटा है उसको हम मैनेजेबल साइज़ में रिप्रेजेंट करने के लिए कोई टेक्निक्स यूज़ करते हैं। The techniques to be used in analyzing data may range from simple graphical technique to very complex multivariate analysis depending on the objectives of the study। अब ये multivariate analysis से क्या मुराद है? Sometime हमारी study में जो हम responses ले रहे हैं उसमें कोई एक variable होता है, एक कोई उसमें रिस्पॉन्स होता है जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं। Sometime वो मल्टीपल वेरिएबल होते हैं। तो अगर अगर तो वो सिंगल वेरिएबल हो तो उसको हम यूनरी कहते हैं, ठीक है जी। और अगर वो 2 वेरिएबल हों जिनको हमने स्टडी करना है तो वो बाइनरी, और फिर उसके बाद मल्टीवेरिएट, ठीक है। तो मल्टीवेरिएट से मुराद है कि हमारी स्टडी में 2 या 2 से ज़्यादा, बल्कि 3 या 3 से ज़्यादा उसमें वेरिएबल्स हैं जो चीज़ें चेंज कर सकती हैं, जिनको हमने ऑब्जर्व करना है। As in the case of methods of data collection, an analytical technique appropriate in one situation may not be appropriate for another। तो जिस तरह से हम डाटा कलेक्शन की बात कर रहे थे कि डाटा कलेक्शन एक ख़ास सिचुएशन में वो एक ख़ास डाटा कलेक्शन टेक्निक वो सूटेबल होती है, जबकि दूसरी सिचुएशन में वही डाटा कलेक्शन टेक्निक सूटेबल नहीं है। इसी तरह से जो डाटा एनालिसिस टेक्निक्स हैं वो भी पॉसिबल है कि वन सिचुएशन में वो अप्रोप्रिएट हो लेकिन दूसरी सिचुएशन में वो इनअप्रोप्रिएट हो। तो इसलिए डाटा एनालिसिस टेक्निक्स भी हमने, एनालिटिकल जो टेक्निक्स हैं वो भी हमने केयरफुली चूज़ करनी है कि किस सिचुएशन में कौन सी टेक्निक यूजेबल है, यूज़फुल है। जैसे मैंने आपको ये चंद एक बताई हैं, तो ये तो पूरा एक सब्जेक्ट है डाटा एनालिसिस स्टैटिस्टिक्स के हवाले से। तो मैं चंद चीज़ें आपको जो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये देखिए, हमने कोई डाटा अगर कलेक्ट किया, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई भी रेंज है, रेंज ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। तो उसकी बेस पे हमने फ्रीक्वेंसीज बना ली, ठीक है जी। इस रेंज में 8 स्टूडेंट्स या 8 रिस्पोंडेंट्स लाई करते हैं, इसमें भी 8 हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 11 है। तो हम कहते हैं जी ये वाली जो रेंज है ना, ये वाली रेंज जो है क्लास इंटरवल ये वाला, ठीक है जी, इस इंटरवल में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। जैसे हमने वो प्रीवियस एक क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट किया था कि जी पीपल जज यू बाय यू आर ड्राइविंग अ कार। तो उसमें डिफरेंट रिस्पॉन्सेज आए। हमने कहा जो स्ट्रांगली एग्री है उसके 11 रिस्पॉन्सेज हैं, या फिर स्ट्रांगली डिसएग्री के सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सेज हैं। हम उसकी बेस पे एक डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं। तो बजाय ये टोटल 50 रिस्पॉन्सेज थे, उन हर रिस्पोंडेंट को उनके रिस्पॉन्सेज को चेक करने की बजाय हमने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई जो कि हमें ओवरऑल सिचुएशन रिप्रेजेंट कर रही है कि व्हाट आर द रिस्पोंडेंट्स थिंक अबाउट दिस मैटर, थिंक अबाउट दिस इशू, ठीक है। तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें एक रिजल्ट प्रोवाइड कर रही होगी, ठीक है जी। जैसे मैं आपको स्पेसिफिकली उस स्लाइड पे ले लेता हूं ताकि मैं मज़ीद आपको क्लैरिफाई कर सकूं। जैसे यही क्वेश्चन था, ठीक है जी, हमारे पास ये एक क्वेश्चन था, ये हमने 1000 रिस्पोंडेंट से पूछा, ठीक है। इसकी अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो हम कहते हैं जो क्वेश्चन था, मतलब इसको हम अगर नंबर दे दें या फिर वैसे लिख लें, स्ट्रांगली एग्री 1000 में से स्ट्रांगली जो एग्री हैं वो
139 लोगों ने कहा स्ट्रांगली एग्री। ठीक है, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि इसको यहाँ पे तो डेफिनेटली टाइम लगेगा। ये हम एक नोटपैड ओपन कर लेते हैं ताकि मैं आपको इन लेस टाइम आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। जी, फ़र्ज़ करें हम कहते हैं जी, अब मैं बिल्कुल इसको एक नॉर्मल स्ट्रांगली एग्री, इसके मैंने कहा जी 139 लोगों ने रिस्पॉन्सेज ये दिए। ठीक है, स्ट्रांगली डिसएग्री ये जनाब दिया 320 ने। फिर उसके बाद और क्या ऑप्शन थी, स्लाइटली एग्री। ठीक है, इसके रिस्पॉन्सेज आ गए 200। अब मैं इसके टोटल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज को बाद में हम देख लेंगे क्या आते हैं, अभी मैं इसको सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। स्लाइटली डिसएग्री, ठीक है जी, ये आ गए 301। और उसके बाद लास्ट वन क्या है, नाइदर एग्री और डिसएग्री, इसके आ गए 150। ठीक है, टोटल इसका निकाल लें तो बजाय इसके कि आप सारे रिस्पॉन्सेज को देखें, आप ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को देख सकते हैं। ठीक है जी, 10 आ गया, 5 6 7 8 9 10 11, और ये 2 5 8 7 जितने भी थे ये, तो ये सारे रिस्पॉन्सेज थे। लेकिन यहाँ से हमें एक ट्रू पिक्चर समझ आ रही है। अभी अजान का टाइम है, सिर्फ 1 मिनट आप वेट कर लें। अच्छा जी, तो इसको देखें, ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमें एक सारे रिस्पॉन्सेज को बड़ा समराइज़ करके शो करवा देती है। तो ये पर्पज़ है डाटा प्रोसेसिंग और डाटा एनालिसिस का। ठीक है जी, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थी। फिर आगे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी से भी आगे की चीज़ है कि आप उस जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं उनको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, कि कितने परसेंट रिस्पॉन्सेज, जैसे इसी की अगर बात करें तो यहाँ पे हम ये मैं बात कर रहा था इसकी। ठीक है जी, हम कहते हैं जी, मैं रफली यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं इसको अब परसेंटेज कैलकुलेट तो नहीं करने जा रहा। मैं कहता हूँ जी सबसे ज़्यादा परसेंटेज इसकी आ रही है, कितनी है जी, ये 31% ये रिस्पॉन्सेज हैं। ठीक है, और उसके बाद ये रिस्पॉन्सेज हैं 19%, ये रिस्पॉन्सेज हैं 29%, ये रिस्पॉन्सेज हैं 14%। ठीक है जी, और ये रिस्पॉन्सेज हैं 12%। ठीक है, तो ये हम कहते हैं जी सबसे ज़्यादा ये 31% ये लोग ये समझते हैं कि जो भी हमारा क्वेश्चन था कि अच्छी कार ड्राइव करने से आप स्टेटस जज करना, जो भी आपका क्वेश्चन है, तो ये डिफरेंट डाटा एनालिसिस टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम डाटा प्रोसेस करते हैं। फिर अल्टीमेटली डाटा को हम रिप्रेजेंट हमने करना होता है। ठीक है, और उसके बाद है राइटिंग द रिपोर्ट, ये लास्ट स्टेप है हमारे रिसर्च प्रोसेस का। अब ये वो स्टेप है जो कि स्टूडेंट समझते हैं शायद यही सारा काम है, लेकिन इससे पहले जो सारा प्रोसेस है वो फॉलो नहीं किया जाता। जहाँ से प्रॉब्लम आती है, कहते हैं जी हम थीसिस हमने लिख दिया है, हमने रिपोर्ट लिख दी है, लेकिन उसमें जो जो हमारे एक्सटर्नल सुपरवाइज़र हैं या जो सुपरवाइज़र हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो उसमें एरर्स निकाल रहे हैं, वो उसमें से गलतियाँ निकाल रहे हैं। तो स्टूडेंट इसी को राइटिंग द रिपोर्ट को ही सब कुछ समझ रहे होते हैं। अब वो रिपोर्ट कैसे लिखी, वो कहीं से कॉपी किया, कहीं से उठाया डाटा, जो भी किया, रिजल्ट्स निकाले, कॉपी पेस्ट करके तो रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, हालांकि इससे पहले पूरे 7 स्टेप्स थे। सिस्टमेटिकली आपने ये वर्क करना था। आपने सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी थी, इंट्रोडक्शन, और उसके बाद आपने लिटरेचर सर्वे करना था, फिर आपने स्टडी डिज़ाइन, फिर सैम्पलिंग, फिर डाटा कलेक्शन, फिर एनालिसिस और डाटा प्रोसेसिंग एनालिसिस, फिर वो रिजल्ट्स आपके डिस्प्ले होने थे, रिजल्ट सामने आने थे, फिर आपने एंड पे रिपोर्ट राइट करनी थी। लेकिन स्टूडेंट्स इसी को सब कुछ समझ रहे होते हैं। राइटिंग रिपोर्ट से क्या मुराद है, थीसिस लिखना, कोई जर्नल पेपर लिखना, कोई रिसर्च पेपर लिखना। देर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स, कौन कौन सी हैं, टर्म पेपर हो सकता है, ठीक है जी, डिजर्टेशन जिसे हम थीसिस कहते हैं, जर्नल आर्टिकल, पेपर फॉर प्रेजेंटेशन एट प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस पेपर, सेमिनार में रिप्रेजेंट किया जाने वाला पेपर, कोई बुक, एंड सो ऑन। कई इसके अलावा भी टाइप्स हैं इसकी। द रिजल्ट्स ऑफ आ रिसर्च इन्वेस्टिगेशन प्रिपेयर्ड इन एनी फॉर्म आर ऑफ लिटल यूटिलिटी इफ दे आर नॉट कम्युनिकेटेड टू अदर्स। आप जिस तरह से भी आपने
ये जो भी रिपोर्ट लिखी, अगर आपने उसको लोकेलिटी के साथ, लोगों के साथ आपने उसको शेयर नहीं किया, उसका फिर क्या फ़ायदा? आपने जितनी भी कीमती रिसर्च की होगी, अगर आपने उसको दूसरों के साथ शेयर आप नहीं करते तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी। The primary purpose of dissertation strategy is to identify the most effective media channels to reach different audience groups with study findings most relevant to their needs. तो आप जो भी आपने रिपोर्ट पब्लिश करनी है, जो भी आपने रिपोर्ट लिखनी है, वो आप उसको पब्लिश करते हैं ताकि उससे पब्लिक बेनिफिट ले। अगर मैंने कोरोना की एग्जांपल दी है तो आपने बड़ी एक कीमती रिसर्च कर ली लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया, वो मीडिया तक नहीं गई, वो लोगों तक नहीं गई, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इसको कहते हैं डिससेमिनेशन। टू डिस्ट्रीब्यूट योर रिपोर्ट, द डिससेमिनेशन में बी मेड थ्रू कॉन्फ्रेंस, अ सेमिनार, अ रिपोर्ट और एन ओरल और पोस्टर प्रेजेंटेशन। आप किसी भी तरह से डिससेमिनेट कर सकते हैं। आपने थीसिस लिखा, उसमें बड़ी आपने यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो आइडेंटिफाई की और वो आपने थीसिस आपका पब्लिश हो गया, आपका वो थीसिस एक्सेप्ट हो गया, फिर आपने उसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस की, उसके ऊपर आपने एक जर्नल पेपर लिखा, तो वो फिर उसके बाद आप, अगर आपको वाकई यूज़फुल थी, किसी मीडिया चैनल ने आपको कवरेज दे दी, तो ये डिससेमिनेशन से फिर लोगों को, पब्लिक को बेनिफिट होता है। अक्सर हम न्यूज़ चैनल्स पे कोई सुनते हैं कि जी कोरोना में ऐसा करें तो ऐसा हो जाता है, ये करें तो ये हो जाता है, अगर आप ऐसे केयर करें तो आप बच सकते हैं। तो उसके पीछे कोई ना कोई रिसर्च होती है, उस रिसर्च की बेस पे डाटा कलेक्शन करके, डाटा एनालिसिस करके एक रिपोर्ट लिखी गई होती है जो हमें 1 सेकंड में, 1 मिनट में बता दी जाती है कि जी ये करेंगे तो ये होगा। ठीक है जी। तो ये फाइनल स्टेप है राइटिंग द रिपोर्ट। द स्टाइल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिपोर्ट विल डिफर अकॉर्डिंग टू द टारगेट ऑडियंस। अगर आपका एकेडमिक थीसिस है तो फिर उसका स्टाइल डिफरेंट होगा। ठीक है जी। अगर आप कोई जर्नल पेपर लिखना चाह रहे हैं, उसका स्टाइल डिफरेंट होगा। तो ये डिफरेंट स्टाइल आपको आपकी यूनिवर्सिटी ने स्टाइल प्रोवाइड किया हुआ है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी रिपोर्ट लिखेंगे। A report is an excellent means that helps to establish the researcher's credibility। वो रिसर्चर्स की जो क्रेडिबिलिटी है वो बताती है, एक्सप्लेन करती है कि रिसर्चर ने कितनी एफर्ट के साथ, कितनी उसने जाँफिशानी के साथ, कितनी स्ट्रगल के साथ उसने काम किया है, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बता रहे होते हैं सारा कुछ। एट अ बेयर मिनिमम अ रिसर्च रिपोर्ट शुड कंटेन सेक्शंस। उसके जो कम से कम सेक्शंस होते हैं वो कौन से, एब्स्ट्रैक्ट है, इंट्रोडक्शन है, बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम है, लिटरेचर रिव्यू, मेथडोलॉजी, फाइंडिंग्स, डिस्कशन, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, रेफरेंसेस। तो इसके अलावा भी कुछ सेक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि बताया गया जो आपकी टाइप है, जो आपके टारगेट ऑडियंस हैं, जिस तरह की आप रिसर्च रिपोर्ट लिखना चाह रहे हैं, थीसिस है, उसकी बेस पे आपके सेक्शंस भी चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जैसा कि आपके एकेडमिक्स, आप थीसिस आपने करना है तो उसके लिए एक फॉर्मेट आपको यूनिवर्सिटी ने दिया होगा, आपने उसको फॉलो करना है। तो ये हमारा रिसर्च प्रोसेस था जिसको यूज़ करते हुए हम अपनी रिसर्च को मुकम्मल कर सकते हैं। तो फिर मैंने आपको प्रीवियसली भी ये बताया था कि ये स्टेप्स कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, बिकॉज सेशन का टाइम तो हमारा हो गया है कंप्लीट, लेकिन आप लेटर ऑन इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं।